गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 7 अध्याय 7 पाठ का नाम है वचन। पाठ का नाम है वचन, अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। देखते हैं पाठ को आगे। सबसे पहले आप चित्रों में पहला चित्र एक लड़का है और वो खेल रहा है, और दूसरे चित्र में कई लड़के हैं, वे खेल रहे हैं। तीसरे चित्र में एक गमला है और अगले चित्र में कई गमले हैं। तो पहला चित्र जो हमें दिखा उसे देखकर हम कह रहे हैं लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है। कौन खेल रहा है? लड़का। और दूसरे चित्र के अनुसार हम बोलेंगे लड़के खेल रहे हैं। तो वहाँ पर हमने लड़का और यहाँ पर हम लड़के, वहाँ पर हम रहा है और यहाँ पर हम रहे हैं। तीसरे चित्र में बगीचे में एक गमला रखा है, मतलब गमला एक रखा है। लास्ट चित्र में देख रहे हैं कि बगीचे में 3 गमले रखे हैं। कितने गमले? 3। तो वहाँ पहले हमने गमला लिखा और यहाँ हमने गमले लिखा, देखा है। और पहले में रखा है और दूसरे में रखे हैं। तो ये जो वाक्य हैं इनमें अंतर जो आप समझ रहे होंगे कि एक वस्तु या व्यक्ति या प्राणी या चीज़ के लिए हम किस तरह से बोलेंगे, लिखेंगे, और एक से अधिक चीज़ों को देखकर या सोचकर विचार कर हम कैसे लिखते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का व गमला शब्द संख्या में 1 हैं, मतलब ये 1 हैं, ओनली 1, अतः ये एक वचन है। इस प्रकार लड़के व गमले शब्द संख्या में 1 से अधिक हैं, अतः ये बहुवचन हैं। तो पहले आपको उदाहरण देकर के समझा दिया है, फिर ये क्लियर कर दिया है कि वे एक वचन क्यों हैं, वे बहुवचन क्यों हैं। फिर जोड़ते हैं हम वचन की परिभाषा से। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वैसे यह पाठ आपने प्रीवियस क्लासेज में अच्छी तरह से सुन रखा होगा और आपको वचन की परिभाषा आती होगी। अगर आपको अब तक नहीं आती है तो इस क्लास में आपको इस वचन की परिभाषा क्लियर करके समझनी है। फिर हम एक बार देखते हैं शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के, किसके? प्राणी या वस्तु के क्या एक अथवा अनेक होने का बोध होता है। बोध मतलब ज्ञान, उसे वचन कहते हैं। वचन की पहचान आप देख रहे हैं नीचे। वचन की पहचान कैसे होती है? वचन की पहचान मुख्य रूप से 2 प्रकार से हो सकती है। तो पहला प्रकार है संज्ञा या सर्वनाम के रूप में। उदाहरण दिया हुआ है, लड़का पढ़ रहा है।
तो हमने यहाँ लड़का को देखा, लड़का क्या है? संज्ञा है, तो लड़का एक वचन है। इसी तरह लड़के पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लड़के हमने देखा ये बहुवचन है। दूसरे उदाहरण में हम देख रहे हैं वह गा रहा है, एक वचन है क्योंकि यह बात हमने एक के लिए कही है, और उसके सामने लिखा है वे गा रहे हैं, मतलब ये बहुवचन है। तो यहाँ लड़का, लड़के, वह, वे ये संज्ञा शब्द हैं। जैसे संज्ञा तो लड़का, लड़के हैं, और सर्वनाम वह और वे हैं। इस तरह आप समझ गए होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम के रूप से भी वचन की पहचान होती है। दूसरी बात है क्रियापदों के रूप में। पक्षी उड़ रहा है, तो रहा है इसका मतलब एक है, इसका मतलब हुआ एक वचन। इसके सामने ले दिया हुआ है पक्षी उड़ रहे हैं, तो रहे हैं मतलब बहुवचन, बहुत सारे उड़ रहे हैं। दूसरे उदाहरण में किसान काम कर रहा है, हम समझे कि एक किसान काम कर रहा है, तो ये वाक्य एक वचन, यानी ये रहा है क्रिया जो है एक वचन की है, और किसान काम कर रहे हैं, रहे हैं यह बहुवचन की क्रिया है। इस तरह से वचन की पहचान में हमें दो बात ध्यान रखनी होती हैं। जब कोई वाक्य, कोई सेंटेंस हमें दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ कि यह वाक्य एक वचन का है या बहुवचन का, तो उसका अंदाज़ लगाने के लिए हम सबसे पहले उसके कर्ता को देखते हैं, वो संज्ञा है या सर्वनाम है। फिर उसके बाद क्रिया को देखते हैं। एक वचन के साथ एक वचन के रूप में क्रिया आती है, और बहुवचन कर्ताओं के साथ बहुवचन जैसी क्रिया का रूप आता है। तो फिर हम आगे देखते हैं वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं, ऐसा आपसे पूछा जाता है, तो आप जवाब दे सकते हैं वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। व बकरी है में छोटे उ की मात्रा व च न, व वन च और न, बहुवचन। तो आप जान चुके हैं वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हमने पेज नंबर 35 पर वचन की परिभाषा, वचन की पहचान और वचन के भेदों के नाम समझे हैं। आइए पेज नंबर 36 पर दी हुई जानकारी का अध्ययन करेंगे। ये देखिए वचन के दो भेद होते हैं। एक वचन, एक वचन किसे कहते हैं, यहाँ समझाया गया है। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब एक वचन में तो एक का ही तो होगा भाई, नाम से ही आपको पहचान रखनी है। एक वचन का मतलब है एक वस्तु या एक प्राणी का ज्ञान। जैसे पुस्तक, चूहा, बिल्ली, पंखा, लड़का, नदी आदि। मतलब पुस्तक का मतलब कोई एक पुस्तक, चूहा का मतलब एक चूहा, बिल्ली का मतलब कोई एक बिल्ली। यहाँ एक नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम इन शब्दों से ही पहचान रहे हैं कि बिल्ली का मतलब है यहाँ एक बिल्ली, और पंखा का मतलब है केवल एक पंखा की बात है। लड़का का मतलब है एक लड़का की बात है। नदी का मतलब कोई एक नदी की बात है। इस तरह से ये शब्द हमारे एक वचन के उदाहरण हैं। और आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, जैसे पुस्तक एक है तो इसके लिए पुस्तक लिखेंगे। चूहा चित्र में एक देख रहे हैं तो चूहा एक वचन में ही लिखा जाएगा। दूसरी बात बहुवचन की, शब्द के जिस रूप से
अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों, मतलब यहाँ वस्तुओं और प्राणियों बोलना है, और वहाँ हमने एक बोला, वस्तु बोला और प्राणी बोला। यहाँ बोलना है अनेक वस्तुओं अनेक प्राणियों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ एक से अधिक पुस्तक हैं, तो इनको बोलेंगे पुस्तकें। और यहाँ एक से अधिक चूहा हैं, तो इनको बोलेंगे चूहे। एक से अधिक बिल्ली हैं तो बिल्लियाँ। एक से अधिक पंखे हैं तो पंखे। अनेक लड़के हैं, लड़का हैं तो उनको बोलेंगे लड़के। अनेक नदी हैं तो उनको बोलेंगे नदियाँ। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन में भेद होता है। एक बार फिर हम देखते हैं, एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, चूहा, बिल्ली, पंखा, लड़का, नदी आदि। दूसरी बात बहुवचन की है, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, चूहे, बिल्लियाँ, पंखे, लड़के, नदियाँ आदि। तो हमने यहाँ वचन के भेदों की परिभाषा को समझ लिया है। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ बच्चे हमारी क्लास को अटेंड ना करके, पाठ को बिना पढ़ के, बिना ही समझे डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने लग जाते हैं। ठीक है, ढूंढ करके आप उनके उत्तर आप कर लेते हो पूर्ण, लेकिन बिना पाठ को समझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आप पाठ को पहले समझो, पढ़ो, फिर प्रश्न उत्तरों को सॉल्व करिए, तो उसमें आपको अलग ही एक आनंद आएगा। और एक आप डायरेक्ट वे में कर रहे हैं बिना पाठ पढ़े, अरे आपके पास पर्याप्त समय है, घर में आप रहते हैं, तो पहले पाठ को पढ़ो फिर प्रश्नों को समझो। आप क्या करते हैं, प्रश्न को पहले समझेंगे, पाठ को बाद में पढ़ लेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, बाद में नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास। अगर आप इस तरह से करते हैं तो फिर आप हिंदी में ये जो व्याकरण के टॉपिक हैं ये आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे। अब इससे नीचे हम देख रहे हैं एक वचन से बहुवचन के नियम, मतलब हम कैसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। यहाँ पहला नियम है, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए करने से, मतलब जैसे घोड़ा, तो आ की ध्वनि है, अंतिम ध्वनि आ की मात्रा है, तो घोड़ा एक वचन है, इसको बहुवचन करेंगे तो आ के स्थान पर ए की मात्रा लगेगी, घोड़े। शीशा, शीशे। कीड़ा, कीड़े। लड़का, लड़के। गमला, गमले। बेटा, बेटे। इस तरह यहाँ एक वचन का मतलब एक वस्तु है, एक प्राणी है, और बहुवचन का मतलब अनेक वस्तु या अनेक प्राणियों के बारे में है। तो आप एक दो बार इनका अभ्यास करेंगे। घोड़ा, घोड़े। शीशा, शीशे। कीड़ा, कीड़े। लड़का, लड़के। गमला, गमले। बेटा, बेटे। आप ये नहीं कर सकते घोड़ा, घोड़ों, शीशा, शीशों, ऐसा नहीं है। आप समझ में और ध्यान में रखें कि जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि होती है तो उन्हें बहुवचन में बनाने के लिए हमें एक ही मात्रा लगानी पड़ती है, आ की मात्रा के स्थान पर एक ही मात्रा। नियम नंबर 2 यानी ख, एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए को ए करने से। एकारांत का मतलब है जिन शब्दों के अंत में ए आता है और वे स्त्रीलिंग होते हैं, तो ए के स्थान पर या ए के स्थान पर हम ए कर देते हैं, मतलब ए के साथ चंद्रबिंदी। अब एकारांत किसे कहते हैं, जिनके अंत में ए की ध्वनि आती है। अब आप पहला शब्द देखते हैं रात, तो रात का वर्ण विच्छेद करिए, र प्लस आ प्लस त प्लस अ, तो ये ए की ध्वनि अंत में आ रही है ना, इसीलिए इसको हम एकारांत कहेंगे।
यानी अंत में ए। अब स्त्रीलिंग शब्द भी हैं और इनको किस तरह से बदलते हैं देखिए। रात, रातें, मतलब एक के साथ बिंदी लगेगी। बिंदी अगर आपने नहीं लगाई ना तो ये सही नहीं माना जाएगा। जैसे गाय स्त्रीलिंग है तो गायें, बहन बहनें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, कमीज कमीजें, मतलब स्त्रीलिंग होने चाहिए और अंत में ए की ध्वनि, मतलब पूर्ण व्यंजन होना चाहिए, अधूरा नहीं। तो वहाँ हमें एक ही मात्रा के साथ साथ बिंदी लगानी है। आप अभ्यास करें, इनको पढ़ें। रात रातें, गाय गायें, बहन बहनें, आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, कमीज कमीजें। आसानी से आप वचन बदल सकते हैं, एक वचन का बहुवचन बना सकते हैं। अगली बात, शब्दों के अंत में या जोड़ देने से, या यति में बड़े या की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदी लगा देने से भी एक वचन से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पंक्ति, पंक्ति का मतलब लाइन, तो बहुवचन में पंक्तियाँ। लिपि, लिपियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। नीति, नीतियाँ। गति, गतियाँ। प्रति, प्रतियाँ। तो यहाँ हमने देखा कि ऐसे शब्द जिनमें छोटी ई की मात्रा आती है तो उनके अंत में हम प्राय ज़्यादातर या जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। पंक्ति का मतलब एक लाइन और पंक्तियाँ का मतलब अनेक लाइन। लिपि का मतलब एक लिपि और लिपियाँ का मतलब अनेक लिपि। शक्ति का मतलब एक शक्ति और शक्तियाँ का मतलब अनेक शक्ति। नीति का मतलब एक ही नीति और नीतियाँ का मतलब अनेक नीति। गति का मतलब एक ही गति और गतियाँ मतलब अनेक गति। प्रति, प्रति का मतलब फोटो कॉपी और प्रतियाँ का मतलब अनेक फोटो कॉपी के पेज। तो हम इनको पढ़ करके समझ सकते हैं। पंक्ति पंक्तियाँ, लिपि लिपियाँ, शक्ति शक्तियाँ, नीति नीतियाँ, गति गतियाँ, प्रति प्रतियाँ। नाक से भी ध्वनि आएगी और मुंह से भी आएगी। अब हम देखते हैं 36 पेज के बाद पेज नंबर 37 पर शब्दों के अंत में ई को यहाँ करते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में बड़ी की मात्रा होती है तो वो बड़ी की मात्रा हटाएंगे और छोटी की मात्रा लगाएंगे और अंत में या जोड़ेंगे। बस ये बात ध्यान रखनी। जैसे नदी, बड़ी की मात्रा है तो बहुवचन में नदियाँ। देखो नदियाँ कैसे लिखा है, यानी बड़ी की जो मात्रा थी ना वो छोटी की कर दी। लेकिन अधिकांश बच्चे नदी से नदियाँ तो बनाते हैं लेकिन वे मात्रा में बदलाव नहीं करते। मॉडिफाई करना है, मतलब हमको चीज़ बदल के लिखनी है। अब बदलना क्या है इसमें, हमको क्या बदला है इसमें, बड़ी ई की मात्रा को बदला है छोटी ई में और यहाँ हमने लगा दिया। जैसे चाबी, चाबियाँ। सखी, सखियाँ। नारी, नारियाँ। कली, कलियाँ। साड़ी से साड़ियाँ। तो हमने इन सभी उदाहरणों में क्या अंतर देखा एक वचन और बहुवचन शब्दों में, कि भाई यहाँ एक वचन में तो बड़ी की मात्रा आई थी, अंतिम अक्षर में बड़ी की मात्रा है तो वो बड़ी की मात्रा हमने कन्वर्ट की है, बदल दी है छोटी ई में और यहाँ लगा दिया है। बस ये ध्यान रख करते हुए अगर आपने मात्रा को नहीं बदला तो वो आपका बना हुआ वचन जो है गलत माना जाएगा। एक बार फिर, नदी से नदियाँ, चाबी से चाबियाँ, सखी से सखियाँ, नारी से नारियाँ, कली से कलियाँ, साड़ी से साड़ियाँ। अब हम देखते हैं अंतिम नियम को।
एक वचन से बहुवचन बनाने का अंतिम नियम हम पढ़ रहे हैं। शब्दों के अंत में ए जोड़ने से ए मतलब एक ही मात्रा और उसके साथ चंद्र बिंदु या ए सीधा ही ए लिखना है, हमको मात्रा नहीं लगाई जाएगी। उदाहरण देख रहे हैं, वस्तु, वस्तुएं, ए लिखा हुआ ए नहीं ए। महिला, महिलाएं, लता, लताएं, कथा, कथाएं, कविता, कविताएं, बहू, बहुएं। मतलब अब यहाँ क्या चेंज किया हमने, यहाँ एक वचन शब्द को जो क्या त्यों लिया है और उसमें केवल हमने ए जोड़ दिया है। तो प्रिय छात्रों, ये वचन वाला जो अध्याय बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा है अध्याय हमारा। तो इस अध्याय को पहले आप पढ़ें, आज समझें और हमारे द्वारा समझाई हुई बात को एक या दो बार आप सुने, पुस्तक को देखें। फिर हम आपको अगले राउंड में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास कार्य को पूरा कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी माताजी, पिताजी, भाई बहन हैं, उनकी मदद से सीखिए। आप इनको याद करिए और उनसे कहिए, आप हमसे सुनिए। वो आपसे पूछताछ कर सकते हैं। जैसे आप वो बोलेंगे घोड़ा, तो आप बताइए घोड़े। मैंने बोला शीशा, तो आपने बोले शीशे। मैंने बोला कीड़ा, तो आप बोले कीड़े। लड़का से लड़के, गमला से गमले, बेटा से बेटे, रात से रातें, गाय से गायें, बहन से बहनें, आँख से आँखें, पुस्तक से पुस्तकें, कमीज से कमीजें, पंक्ति से पंक्तियाँ, लिपि से लिपियाँ, शक्ति से शक्तियाँ, नीति से नीतियाँ, गति से गतियाँ, प्रति से प्रतियाँ, और नदी से नदियाँ, चाबी से चाबियाँ, सखी से सखियाँ, नारी से नारियाँ, कली से कलियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, वस्तु से वस्तुएं, महिला से महिलाएं, लता से लताएं, कथा से कथाएं, कविता से कविताएं, बहू से बहुएं, घोड़ा का घोड़े, शीशा का शीशे, कीड़ा से कीड़े, लड़का से लड़के, गमला से गमले, बेटा से बेटे, रात से रातें, गाय से गायें, बहन से बहनें, आँख से आँखें, पुस्तक से पुस्तकें, कमीज से कमीजें, पंक्ति से पंक्तियाँ, लिपि से लिपियाँ, शक्ति से शक्तियाँ, नीति से नीतियाँ, गति से गतियाँ, प्रति से प्रतियाँ, नदी से नदियाँ, चाबी से चाबियाँ, सखी से सखियाँ, नारी से नारियाँ, कली से कलियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, वस्तु से वस्तुएं, महिला से महिलाएं, लता से लताएं, कथा से कथाएं, कविता से कविताएं, बहू से बहुएं। इस प्रकार आज हम यहाँ ही विश्राम लेते हुए, मतलब रुकते हुए, अगले दिन अभ्यास कार्य को करेंगे। धन्यवाद।